हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2023 के पॉलिटी सेक्शन के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आगे आने वाले पेपर में आपको किस तरह के क्वेश्चंस पॉलिटी के देखने के लिए मिलेंगे और एक थीम डेवलप होगी कहीं ना कहीं कि पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस तरह से हम आपके साथ कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल के यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लें ताकि आगे आने वाले पेपर में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उससे जुड़ जाइए, जहाँ पर हम जो भी पढ़ाते हैं उसका PDF आपको मिल जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आया था वो था विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच का कंसेप्ट आपसे पूछा गया है। तो देखिए यूनियन टेरिटरीज तो इस पार्ट में ही दी हुई है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10 में ही दिया हुआ है, ट्रिब्यूनल्स जो है वो यहाँ पर हमको गलत दिया हुआ है। ये अगर हम बात करेंगे तो XIV में दिया हुआ है सब पार्ट A में, ये बाद में एड ऑन किया गया है। कब एड ऑन किया गया है तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत इसको ऐड किया गया है, जिसके अंतर्गत 2 आर्टिकल्स भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं। एक है 233A और एक है 323B। तो दोनों आर्टिकल्स आप लोगों को ध्यान रखना है, 323A एंड 323B किस पार्ट पे आता है वो भी याद रखना है। कब ऐड किया गया ये मैंने आपको बता दिया है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस अलग पार्ट में दी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैच द लिस्ट फ्रॉम लिस्ट 2। अब देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपको 2 भी पता होंगे तो आप कर ले जाएंगे। आपने 324 के बारे में पढ़ा है कि ये किसको रिलेट करता है, तो ये हमेशा इलेक्शन कमीशन को रिलेट करता है। हमने इसके बारे में भर भर के अभी पढ़ा है क्योंकि इलेक्शन सर पर थे और इससे रिलेटेड हमने करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं। आर्टिकल 280 आपको पता है फाइनेंस कमीशन को रिलेट करता है। आर्टिकल 315 आपको पता है पब्लिक सर्विस कमीशन को रिलेट करता है। और 338 जो अगर आपको नहीं भी पता था तो इसका ऑप्शन हमको बाय डिफॉल्ट A मिल जाता है। तो हमको देखना है कि A का हमारा ऑप्शन आना चाहिए 4, तो A का 4 वाला हमको एक ही दिया हुआ है। अगर एक भी पता रहता तो आप इसे कर ले जाते, तो ऑप्शन B जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी होगी, तो यहाँ पर ध्यान रखना है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिलती है, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी होती है, देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड का कंसेप्ट आता है, देन डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन A जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आप लोग साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस आपको यूपीपीएससी में देखने के लिए मिलते हैं। असर्शन है कि प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यू ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट ऑन द सब्जेक्ट मैटर विद इन स्पेसिफिक पीरियड। ये बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट के पास ये ताकत होती है कि वो इस तरह के काम कर सकता है, तो ये हमारी बिल्कुल सही बात हो गई। उसके बाद देख लेते हैं इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द पार्लियामेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द। ठीक है, तो यहाँ पर प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या ना करे, इट इज नॉट मैंडेटरी। हमेशा चीजें जो होती है वो नॉट मैंडेटरी के केस में ही आती है जब भी हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा A जो है वो करेक्ट हो जाता है। A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। प्रेसिडेंट जो भी हमको सलाह देता है वो मैंडेटरी नहीं है कि जो स्टेट है उसे एक्सेप्ट करे। ठीक है, आगे बात स्टेट, यहाँ पर मैंने कुछ गलत बोल दिया। यहाँ पर प्रेसिडेंट हर चीज को एक्सेप्ट करे ये जरूरी नहीं, उसने अपने तर्ज पर जो भी डिसीजन लिया है वो वही डिसीजन लेगा। अगर किसी ने कुछ यहाँ पर हमको सलाह दी है प्रेसिडेंट को, तो वो मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। With reference to the Vice President of India, which is declared void by the Supreme Court of India, which of the following statement is correct? The act done by him as a Vice President before such declaration is considered valid, and the act done by him as a Vice President on the day of such declaration are not considered valid. तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ऑप्शन A जो है वो हमारा करेक्ट बात कर रहा है कि प्रेसिडेंट
बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसीडर्ड वैलिड। अब बिना वाइस प्रेसिडेंट बने किसी भी चीज का डिक्लेरेशन अगर करोगे तो वो वॉइड ही माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। द एक्ट डन बाय हिम एज अ वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन, वॉइड घोषित करने के पहले अगर उन्हें किसी चीज का डिक्लेरेशन किया है तो वो वैलिड है, लेकिन वॉइड डिक्लेयर होने के बाद अगर आप कर रहे हो तब ये वैलिड नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट विमेन स्पीकर इन द लोकसभा। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन रही हैं उनके बारे में ध्यान रखना है आपको। मायरा कुमार जो है, इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। ये बिल्कुल कहना चाहिए फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो इसे याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अगेन यहाँ पर आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, कौन सी चीज मैच नहीं हो रही आपको ये पता है। तो 9th शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात नहीं करी गई है। इसमें हमने किस चीज की बात करी हुई है, हमने बात करी है एक्ट रिलेटिंग टू लैंड टैक्स, है ना, इनकी हमने यहाँ पर बात करी हुई है, लैंड से रिलेटेड है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल पर्पस फॉर द पीरियड ऑफ 15 साल। 15 साल के लिए ही हमने इसे घोषित किया था। अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो ये हमको दिया हुआ है पार्ट 17 में दिया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर आर्टिकल की बात करूंगी तो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आप लोग याद कर लें। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है, जब हम पार्लियामेंट पढ़ते हैं तो अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट तीनों कंसीडर करते हैं। अ बिल पास्ड बाय द 2 हाउसेज ऑफ अ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, जब तक प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर नहीं होते हैं कोई भी बिल लॉ नहीं बनता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। With reference to the Union Finance Commission, which of the following statement is correct? Finance Commission has a chairman and 6 members. बिल्कुल गलत बात है, 4 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स होते हैं। एंड इट सबमिट इट्स रिपोर्ट टू नीति आयोग को। क्यों सबमिट करेगा, वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। तो नाइदर 1 नॉर 2। Again, the Supreme Court has a power to issue writs like habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari, which is appropriate for the enforcement of fundamental right. बिल्कुल सही बात है। Parliament may by law empower any other court to exercise within its jurisdiction the power given to the Supreme Court. बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हमारे both statements are correct हो जाते हैं। ये बिल्कुल लाइन ना एज इट इज आप लोगों को लक्ष्मीकांत में देखने के लिए मिलेंगी, वहां से उठाई गई पूरी लाइन है, तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। A person is appointed as an attorney general who is qualified to be appointed as a judge of a Supreme Court. बिल्कुल सही बात है, वही व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक है या बन चुका है, वो ही अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्वालिफाइड रहता है, ये सही बात है। द अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव्ड थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जजेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव in the legislative council there may not be more than 1/3 members of the total membership of the legislative assembly of that state। यहाँ पर may not be more than 1/3, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। देन उसके बाद द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट मस्ट हैव एटलीस्ट 40 मेंबर्स इन इट। बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो बोथ ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। आगे बात कर लेते हैं। With reference to the representation of उत्तर प्रदेश in parliament, which of the following statement is correct? अब देखिए यूपीपीएससी है तो यूपी के बारे में तो क्वेश्चन पूछेगा ही, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश हैज 31 सीट्स अलॉटेड फॉर राज्यसभा, सही बात है। एंड 80 मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। आगे बात कर लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द सेक्रेटरिएट ऑफ द पार्लियामेंट, which of the following statement are correct? Common post may be created for the secretariat of each house of the parliament। हर हाउस में होती है, बिल्कुल सही बात है। कॉमन पोस्ट हो सकती है, बिल्कुल सही है। द पार्लियामेंट हैज अ राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ सेक्रेटरिएट, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। देखिए यहाँ पर जो मैं पढ़ाते जा रही हूँ, ऐसा करिएगा आप लोग, एक कॉपी में नोट करते चलिएगा कि जैसे कि सेक्रेटरिएट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है,
वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन देखा हमने, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन देखा, 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के क्वेश्चंस देखे। तो पार्लियामेंट समझ में आ रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पार्लियामेंट पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है यूपीपीएससी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा। ग्राम सभा के परिप्रेक्ष्य में इट्स पावर आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ग्राम सभा की पावर स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करता है। द इलेक्शंस ऑफ द पंचायती, मैं बहुत बार बता चुकी हूं कि पंचायतों का जो इलेक्शन होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। अगेन पंचायती राज के बारे में अशोक मेहता कमेटी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पंचायती राज एक ऐसा टॉपिक होता है जो स्टेट पीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे क्वेश्चन बार बार वो पूछते ही हैं। यहाँ पे अशोक मेहता कमेटी से क्वेश्चन दिया गया है, तो इससे आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या क्वेश्चन है, द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस बाय 2-tier सिस्टम, ये बोला था इन्होंने। अ ब्लॉक शुड बी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ऐसी तो कोई बात नहीं करी थी। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। द रेजिग्नेशन लेटर और बाय द जजेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू, वो किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। ये तो बहुत बेसिक बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर की कोई बात नहीं की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ बोथ डीपीएसपी एंड द स्टेट फंडामेंटल राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, इसे ध्यान रखेंगे, एनवायरमेंट के लिए आप लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनती है और डीपीएसपी भी है। अगेन यहाँ पर हमसे पूछा गया है जॉइंट सिटिंग। मैंने आप लोगों को बोला है जॉइंट सिटिंग हमको जब बहुत इंपॉर्टेंट होता है तब लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है तो हम 108 को कॉल करते हैं, ठीक है। तो 109 तो बिल्कुल भी नहीं है। द स्पीकर प्रिसाइड द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ अ पार्लियामेंट, ये सही बात है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इतने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में अकेले पॉलिटी सेक्शन से देखने के लिए मिले। यहाँ मैं नंबरिंग करना भूल गई, लेकिन आप देख सकते हैं 23 नंबर की हमारी स्लाइड है। तो 23 नंबर की स्लाइड है अगर, तो 22 क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली पॉलिटी के देखने के लिए मिले। तो पॉलिटी अपने आप पे काफी वेटेज रख रहा है और इसके क्वेश्चंस ऐसे हैं जो घुमा फिरा के नहीं आते, सीधे सीधे आ रहे हैं। तो कोशिश करिएगा पॉलिटी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आने वाले यूपीपीएससी एग्जाम के लिए। कुछ थीम्स यहाँ पर मैं आपको बताती जा रही हूँ, अलग से एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी जहां पर मैं कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या मोस्ट एक्सपेक्टेड थीम्स लेकर आ जाऊंगी यूपीपीएससी की, ताकि आप लोगों को पेपर में आसानी हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।